ऐसे लिख रहे हैं क्या? हाँ, लिखिएगा सवाल। लिखिएगा। Two spherical conductors B and C. Two spherical conductors B and C. Two spherical conductors B and C. B and C. Two spherical conductors B and C. Conductors B and C. B and C having equal radii. Having equal radii. Having equal radii and carry equal charge. Having equal radii and carrying equal charge. And carrying equal charge. Having equal radii and carrying equal charge. Having equal radii and carrying equal charge. ठीक ना? Repel each other. Repel each other with a force F. Repel each other with a force F. Repel each other with a force F. Each other with a force F. Repel each other with a force F. लिखा? Full stop डालिएगा. A third spherical conductor A. A third spherical conductor A. A third spherical conductor A of same radius. Of same radius. Of same radius as that of B. As that of B. As that of B. But uncharged. But uncharged. But uncharged. But uncharged. Uncharged is brought in contact with. Is brought in contact of B. Brought in contact of B. Brought in contact of B. And then in contact of C. 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 Find the new repulsion force between B and C. Find the new repulsion force between B and C. Find the new repulsion force between B and C. Find the new repulsion force between B and C. Find the new repulsion force between B and C. ठीक है? एक बार 1 मिनट के लिए सवाल पर है और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ रखा है. ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार आ रखा है टफ क्वेश्चन में से. और ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी किया है पहले भी. और ये क्वेश्चन आपके नीट में भी पूछा हुआ है, जेई में भी पूछा हुआ है. इसलिए क्वेश्चन चलिए पढ़िए और उसका मीनिंग समझिए. 1 मिनट का टाइम है. ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और आदत डालिए इस क्वेश्चन को पढ़ने का. और मुझे बताइए बेसिक क्या है. बस इंग्लिश बता दीजिए, फिजिक्स में देख लूँ. बातें नहीं करोगे, क्वेश्चंस देखो.
चलिए, पहले बताइए किसका चर्चा किया हुआ है, बी और सी का या ए या बी का? बी और सी का चर्चा किया है, दोनों सेम या डिफरेंट? आइडेंटिकल चार्ज या डिफरेंट चार्ज? रेडियस भी सेम है, रेडियस भी क्या है? सेम। उसके बाद किसको लाए? सी को लाए हैं। देखो किसको लाए? ए को किसके कनेक्शन में पहले लेके गए? बी के बाद ये चार्ज है या अनचार्ज है? चार्ज है। समझ में आ गया पूरा सिनेरियो? न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना है। क्लियर है? चलो, सवाल है, क्वेश्चन है बच्चे आपका कि कहना इसे यहाँ पे स्फीयर बी है, यहाँ पे स्फीयर क्या जल्दी बताइए? सी। ये बी है या क्या जल्दी बताइए? सी। इनके पास क्यू क्यू चार्जेस है क्या? दोनों में प्लस चार्ज मान लेते हैं अगर कुछ नहीं दे रखा है तो। इनसे सेंटर का बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं? आर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन? बोलो सब कोई। कहना इसे एफ इज इक्वल टू, बोलो सब कोई, ए क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन आ गया के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब कौन सा विलन बन के आया? ए। किसका कनेक्शन में आया पहले? बी के कनेक्शन में आया क्या? फिर किसके कनेक्शन में गया? सी के। पहले गया इसके और सेकेंड में गया इसके। बताओ इस पे चार्ज है या नहीं है? नहीं है। अब इन दोनों का एवरेज निकल जाएगा, क्योंकि जब डायरेक्ट कनेक्शन में लाते हैं तो कौन सा चार्ज निकालते हैं? एवरेज चार्ज। बिकॉज चार्जिंग ड्यू टू यहाँ पे क्या हो रहा है? इंडक्शन या कंडक्शन? इंडक्शन। इंडक्शन में डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट। ये कौन सा चार्ज है? चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन। चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था, पहला वाला, नए बच्चों के लिए। वहां पे इंडक्शन का चर्चा किया गया है क्या? कंडक्शन का भी चर्चा किया। इसने देखा था वेल एंड गुड, उसको फॉलो जरूर करें। ये क्यू है, ये क्या है? जीरो। एवरेज निकालिए। इसका क्यू है, इसका कितना है? जीरो। कितना हो जाएगा? क्यू प्लस जीरो बाई टू। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का सम ऑफ ऑल द चार्जेस, नंबर ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं? दो। तो कितना आ जाएगा? क्यू बाई टू। कितना आ जाएगा बोलो? क्यू बाई टू। बताओ पहले बी पे कितना चार्ज था? कितना चार्ज था? क्यू। अब कितना चार्ज हो गया? कहना इसे इस पे कितना चार्ज हो गया? क्यू बाई टू। इस पे चार्ज पहले कितना था? जीरो। अब इस पे कितना हो गया? क्यू बाई टू। नया चार्ज आ गया। अरे बोलो हाँ या नहीं? कोई दिक्कत है? यहाँ से हम एवरेज निकालते हैं। अब इसके पास क्यू बाई टू चार्ज है और इसके पास ऑलरेडी कितना चार्ज है? क्यू। अब ये दोनों फिजिकल कांटेक्ट में आया। बताओ इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे बोलो? क्यू प्लस क्यू बाई टू अपॉन क्या चीज? टू। तो कितना हो जाएगा बोलो? थ्री क्यू बाई टू दैट इज थ्री क्यू बाय फोर। थ्री क्यू बाय क्या चीज? फोर। पहले बताओ उस पे चार्ज कितना था? कितना चार्ज था? क्यू। अब कितना हो गया? थ्री क्यू बाय फोर। इस पे चार्ज कितना था पहले? पहले जीरो, फिर क्यू बाय टू। अब कितना? थ्री क्यू बाय फोर। अरे बोलो आया नहीं आया? क्या कर रहे हैं? जिसको कांटेक्ट में ला रहे हैं उसका एवरेज चार्ज निकाल। पहले चार्ज था, चलो मैं सबका सिनेरियो बता देता हूँ। चलिए ए बी सी लिख रहे हैं, ए बी सी। ए में पहले चार्ज कितना था? कितना था? जीरो। जीरो से कितना हुआ? क्यू बाय टू। क्यू बाय टू से कितना हुआ? थ्री क्यू बाय फोर। बहुत ही बढ़िया। बी पे कितना चार्ज था? क्यू। अब कितना हो गया? क्यू बाय टू। बहुत ही अच्छा। सी पे कितना चार्ज था? क्यू। अब कितना हो गया? थ्री क्यू बाय फोर। क्या किसी को कोई दिक्कत आपत्ति आया समझ में? अब बताएं इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स निकाल लेंगे। इन पे नया चार्ज कितना है बताओ? क्यू बाय टू और कितना? थ्री क्यू बाय फोर। करें सॉल्व? बताओ। न्यू फोर्स अगर हम निकालना चाहते हैं, एफ न्यू फोर्स किसके किसके बीच में? बी एंड क्या चीज? सी। बी एंड सी। क्या फॉर्मूला होगा बोलो? के। क्यू का वैल्यू बोलो? क्यू बाय टू। इसका बोलो? थ्री क्यू बाय फोर। बाय कितना स्क्वायर? आर स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, कितना हो जाएगा बोलो? के थ्री के क्यू स्क्वायर बाय फोर टू जा एट आर स्क्वायर। बोलो आया नहीं आया? तो ये न्यू फोर्स निकला क्या? तो न्यू फोर्स मेरा कितना निकल गया बोलो सबको ही? कहना इसे थ्री बाय एट को अलग कर ले। के क्यू स्क्वायर बाय क्या चीज? आर स्क्वायर। पुराना वाला फोर्स कितना था? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये दिख रहा है क्या यहाँ पे? क्या इसकी जगह एफ रख देंगे? तो कितना हो जाएगा बोलो? थ्री बाय एट ऑफ क्या चीज? एफ। तो न्यू फोर्स मेरा कितना निकल गया बोलो यहाँ से? थ्री बाय एट ऑफ एफ। ऐसा पहले भी क्वेश्चन करवाया था क्या? और ये क्वेश्चन आया भी आपका जेई में पूछा हुआ है, बोर्ड्स में पूछा हुआ है, नीट में पूछा, सब में पूछा है कंडक्ट वाला। ले रहे हैं यहाँ से? कोई दिक्कत? क्वाइट इजी एंड सिंपल। सवाल नंबर दो। ठीक है।
लिखिएगा। A system consists of uniformly charged sphere. A system consists of, लिखेंगे सारे बच्चे. A system consists of uniformly charged sphere. A system consists of uniformly charged sphere. A system consists of uniformly charged sphere. Uniformly charged sphere of radius r. Of radius capital R. Of radius capital R. Of radius capital R. Of radius capital R. Radius capital R. And a surrounding medium. And a surrounding medium. And a surrounding medium filled by a positive charge. Filled by a charge, not a positive charge. Filled by a charge. Filled by a charge with volume density of. Filled by a charge with volume density of. With volume density of rho is equals to alpha upon r. ये सब कुछ. Filled by a charge with. Filled by a charge with volume density of rho is equals to alpha by r. Rho is equals to alpha by r. Rho is equals to alpha by r. देखा? Alpha by r. Where alpha is a positive charge constant. 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 Positive charge constant. देखा सबने? Charge constant. And r is the distance from the center of a sphere. And r is the distance from, small r is the distance from center of a sphere. And small r is the distance from center of sphere. Center of sphere. लिखिएगा. Find the, full stop डाल के, find the charge of the sphere for which. Find the charge of the sphere for which. Find the charge of the sphere for which. Find the charge of the sphere for which electric field intensity E. Electric field intensity E, capital E. Electric field intensity E, capital E. Capital E. Outside the sphere. Outside the sphere. Outside the sphere is independent of R. Outside the sphere is independent of capital R. 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 क्या सभी ने लिखा? अगेन गो थ्रू द क्वेश्चन और कुछ आइडिया लगा ये क्वेश्चन क्या है. बस आपको बेसिक इंग्लिश समझना है. बेसिक इंग्लिश समझना है. चलो पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो खुद से एक बार. दिस काइंड ऑफ लैंग्वेजेस कम इन द एग्जामिनेशन. बेसिक क्या समझ में आया? पूछ सकता हूँ क्या? पहले क्या दे रखा है? कहना इसे एक स्फीयर दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? स्फीयर. केवल स्फीयर दिया है, उसके चारों तरफ कुछ है. चार्ज एक फैला हुआ है जिसका डेंसिटी आपको गिवन है. कौन सा डेंसिटी गिवन है? वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. बोलो हाँ या नहीं. कौन सा चार्ज डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ठीक ना? तो चलिए अगर मैं थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ, कॉपरेट करेंगे सारे बच्चे. बताओ क्या ये स्फीयर है?
इसका रेडियस कितना है बोलो? कैपिटल आर या स्मॉल आर? कैपिटल आर। इसके चारों तरफ एक चार्ज फैला हुआ है। अच्छा बताओ ये कैसा शेप होगा स्फीयर है तो? 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन? 3 डायमेंशन। तो हम इसको बनाएँगे तो 2 डायमेंशन ही ना। अब बताओ ये चार्ज फैला हुआ है इधर क्या? तो मान लेते हैं ये सराउंडेड बाय अ चार्ज, सराउंडेड बाय अ चार्ज। सराउंड कर लो चार्ज। सेंटर से डिस्टेंस कितना है जल्दी बोलो? स्मॉल आर या कैपिटल आर? स्मॉल आर, बाहर वाले का। उसका चार्ज डेंसिटी गिवन है, बोलो चार्ज डेंसिटी कितना है बोलो? रो इज इक्वल टू गिवन है अल्फा बाय आर। अल्फा बाय स्मॉल आर या कैपिटल आर? स्मॉल आर। ठीक है, यहीं से कहा क्या? अब बोला एक क्या निकालो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्या निकालो? इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंडिपेंडेंट है कैपिटल आर के या स्मॉल आर के? कैपिटल आर के। सवाल समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा एक बात बताओ, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर है, सॉरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अब बताना यहाँ पे इस पे चार्ज में मान लेता हूँ क्यों, कितना मान लेता हूँ क्यों? इसका चार्ज तो लगातार बदलता जा रहा है। बोलो हाँ या नहीं? बिकॉज वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? तो एक बात बताओ, सेंटर से जितना दूर जाओगे तो ये चार्ज डेंसिटी घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो मतलब ये चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है या कांस्टेंट है? क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है? और स्मॉल आर तो चेंज होता जाएगा। चेंज होगा तो वैल्यू भी क्या होगा उसका? चेंज होगा। अब चलिए समझते हैं यहाँ से। क्या सारे बच्चे को गॉस लॉ का स्टेटमेंट याद है? तो पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो। बताओ ये कैसा चार्ज है, प्लस या माइनस? प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आउटसाइड बना ले क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बना लेंगे जल्दी बताओ? आउटसाइड। डीएस वेक्टर भी किधर बना लेंगे? आउटसाइड। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं? आपके दिमाग में कैसे है कि आप गॉस लॉ ही यूज कर रहे हैं? बताओ यहाँ पे जो डेंसिटी दे रखा है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? और जिस किसी चीज में स्मॉल वेरिएबिलिटी आती है, क्या वहां पे इंटीग्रेशन लग जाता है? और इंटीग्रेशन किस लॉ के अंदर था? हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ या नहीं? अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो गौर करना सभी कोई। हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? ई डॉट क्या चीज? डीएस। समेशन क्या था बोलो? क्यू इनक्लोज्ड बाय क्या चीज? एप्सिलॉन नॉट। बताओ मैं पूरा यहाँ क्यों चार्ज को इनक्लोज करना चाह रहा हूँ? तो इसके अंदर कौन कौन सा चार्ज इनक्लोज हो गया? स्फीयर वाला या आउटसाइड वाला या दोनों? ये भी हो गया, आउटसाइड वाला भी और स्फीयर भी। अरे बोलो हाँ या नहीं? तुमने ई डॉट डीएस यहाँ पे ड्रॉ किया है। मान लो ये डॉट डॉट वाला मेरा गॉसियन सरफेस है। कौन सरफेस है? अगर ये गॉसियन सरफेस है तो गॉसियन सरफेस के अंदर कौन कौन सा चार्ज इनक्लोज हो गया? स्फीयर हुआ, आउटसाइड हुआ या दोनों हुआ? दोनों हो गया, मतलब ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसका, यहाँ तक कोई क्लियर क्लियर है सभी को? अब बताओ यहाँ पे ये लिखा, अब क्यू इनक्लोज लिखा तो क्यू इनक्लोज के अंदर देखो क्या लिख रहे हैं। पहले तो क्यू हो जाएगा किसका? स्फीयर। किसका चार्ज? स्फीयर का चार्ज। प्लस इसका चार्ज लिखेंगे आउटसाइड का। इसका कैसे चार्ज निकाले? इसका चार्ज वेरिएबल है या कांस्टेंट है? और ये कौन सा चार्ज डेंसिटी है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब मेरी बात समझना, इसके लिए मैं रिजल्ट लिखता हूं, देखो यहां से रो आर इंटू 4 पाई r² इंटू डी आर। अब मेरी बात को अच्छे से समझो, ये कैसे आपने पहले लिखा, इसको क्रैक करते हैं। आ जाओ, यहां मैं लिख सकता हूं, बताओ रो इज इक्वल टू डी क्यू बाय डीवी। कौन कौन मेरी बात से सहमत है बोलो? डी क्यू बाय क्या लिख सकते हैं? डीवी। चार्ज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी। और कौन सा चार्ज डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज बाय स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल वॉल्यूम। अब स्मॉल वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं ध्यान रखना। क्या वॉल्यूम को सुनना अच्छे से, वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है सारे बच्चे बताना? वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू लेंथ। एरिया इनटू क्या चीज? लेंथ। अब एक बार बताना, एरिया इनटू लेंथ। तो मेरे अनुसार एरिया इनटू लेंथ करेंगे और मुझे एक वेरिएबल एरिया, वेरिएबल वॉल्यूम लाना है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो यहाँ से, और डी क्यू लिखा। टीवी इज बताओ वेरिएबल वॉल्यूम या कांस्टेंट वॉल्यूम? क्योंकि डी लगा हुआ है, वॉल्यूम बदल रहा है, कांस्टेंट है, बदल रहा है। वेरी गुड। अब बताइए वॉल्यूम का एरिया इनटू क्या लिखेंगे? लेंथ। अब मेरी बात समझिएगा, मैं एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किस शेप का चर्चा कर रहा हूँ? स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई r²। लिखिए 4 पाई r²। लिखा, बोलो हाँ या नहीं? तो ये क्या हो गया? एरिया हुआ। ये क्या हो गया बताओ? एरिया। तो लिख देते हैं 4 पाई r²। लेंथ मुझे कैसा लगेगा? वेरिएबल लो, और r बदल रहा है ना यहाँ पे,
वेरिएबल लेंथ आर के टर्म में क्या लेंगे? क्या डी आर नहीं लेंगे? बोलो आया नहीं आया? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इज इक्वल टू डी क्यू नहीं देगा? बोलो हाँ या नहीं? अरे यस और नो होगा क्या? अब थोड़ा इस एक्सप्रेशन पे आ जाइए, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। क्या मैंने वही नहीं लिखा है? गौर से देखिए तो। इसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू कह सकता हूँ। चलो तुम्हारे लिए सोफिस्टिकेट कर देता हूँ। क्यू इनक्लोज को एक बार थोड़ा और ब्रेक करते हैं। क्यू इनक्लोज किसके किसके कारण होगा? किसी किसके कारण होगा बोलो? क्या नहीं क्यू ड्यू टू जल्दी बताइए? स्फीयर और प्लस क्यू ड्यू टू जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इसको स्पेस मान ले क्या? क्या मान ले जाते? स्पेस आई एप्सिलॉन नॉट। अग्री करते हो क्या? अब मैं लिखा यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, कोई दिक्कत नहीं। क्यू स्फीयर को क्यू ड्यू टू स्फीयर कितना दे रखा है? क्यू रख दो, क्यू रखा। क्यू ड्यू टू स्पेस, स्पेस में तो चार्ज लगातार वेरी कर रहा है। जो वेरी कर रहा है क्या उसको इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू लिख सकते हैं? बोलो हाँ या नहीं? इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं? डी क्यू। भाई क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? एप्सिलॉन नॉट। स्टेटमेंट को थोड़ा और बढ़ाया जाए। क्यों लिखा है यहाँ से? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू को क्या अब लिख सकते हैं? बोलो सब कोई। रो इंटू बोलो मेरे साथ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या चीज? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर होगा। मैं क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से? एप्सिलॉन नॉट। अब एक बार बताना, तुमने ये चार्ज किसका लिया जल्दी बताइए? स्फीयर का। किसका लिया है बताइए? स्फीयर का। उसके बाद एक स्पेस है, स्पेस कहाँ से शुरू हो रहा है? कैपिटल आर से या स्मॉल आर से? और अंत कहाँ पे हो रहा है? तो क्या यहाँ कैपिटल आर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। लिमिट समझ में आया क्या? ये एक्सप्रेशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऑनेस्टली बताना। क्लियर है यहाँ से? कितने चार्ज होंगे बताओ? इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड। इनसाइड कौन कौन सा चार्ज होगा बोलो सब कोई? इनसाइड कौन सा चार्ज होगा बोलो यहाँ पे? ये किसका जल्दी बताइए? स्फीयर का और किसका? स्पेस का। स्पेस के लिए ये वाला एक्सप्रेशन लिख दिया। और ये 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर कैसे है समझ में आया? क्योंकि एरिया इंटू क्या किया? लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या देगा? वॉल्यूम। और वॉल्यूम में वेरी कर रहा है या कांस्टेंट है? वेरी कर रहा है। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? अब चलिए सारे बच्चे, रो का कुछ वैल्यू दे रखा है क्या? क्या दिया हुआ है? अल्फा बाय आर, अल्फा बाय आर। चलिए पुट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, सेम केस। ई को क्या कर देंगे? बाहर। डीएस का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर, अरे कई बार हो चुका है। तो ई इंटू क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे हुआ? ई और डीएस के बीच में कितने का एंगल? अरे बोलो 0 डिग्री। याद आया? ई को किधर निकालते हैं? बाहर। डीएस का इंटीग्रेशन क्या देता है? कई बार गॉस लॉ में आ चुका है। ठीक ना? फिर बोलो उधर क्या हो जाएगा? क्यू। इसका इंटीग्रेशन रो की जगह क्या रखेंगे आप बोलो? रो की जगह अल्फा बाय आर इंटू क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। कहां से कहां तक? आर से स्मॉल आर बाय क्या हो जाएगा? कुछ कैंसिल आउट होता दिखाई दे रहा है? हाँ बोलो यार। अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। टी इंटू क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्यू रहने दो और इसको 1 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू ऐसे रहने दो। इसका इंटीग्रेशन बोलो तो यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा क्या? इसके साथ क्या लगा हुआ है? ठीक है साथ आर। तो किसको बाहर निकाल दे? 4 पाई अल्फा को। 4 पाई और क्या चीज को? अल्फा को। इंटीग्रेशन क्या बचेगा? आर डी आर। कहां से कहां तक? कैपिटल आर से स्मॉल आर बाय क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आर डी आर का इंटीग्रेशन, आर डी आर का इंटीग्रेशन बोलो बोलो बोलो। डी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर डी आर का इंटीग्रेशन बोलिए। आर स्क्वायर बाय टू। तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यू प्लस 4 पाई अल्फा इंटू इसका क्या इंटीग्रेशन होगा बोलो सबको? आर स्क्वायर बाय टू। कहां से कहां तक? कैपिटल आर से स्मॉल आर बाय क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट। यहां तक किसी को रिजल्ट में कोई दिक्कत आया समझ में? अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, उसका क्या होगा बोलो? यहाँ कर दे क्या? यहाँ कर दे क्या? देखना यहाँ से। टी इंटू क्या है बोलो सबको? टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हेल्प करना सारे बच्चे। क्यू प्लस क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? 4 पाई अल्फा। एक बार आर एक बार कैपिटल आर रखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 पाई अल्फा। बोलो बोलो। एक बार आर स्क्वायर बाय टू, एक बार क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर बाय टू बाय क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। कोई दिक्कत है यहाँ से? नहीं ना? अब बताना मुझे, अगर मैं इन दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर देता हूँ, सेपरेटली क्या कर देता हूँ? डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? ई इंटू क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू बाय क्या लिखेंगे इसको? एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या लिखेंगे? 4 पाई अल्फा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखना अच्छे से, इसको लिख रहे हैं आर स्क्वायर बाय टू माइनस, ब्रैकेट के अंदर ले जाओ इसको, 4 पाई अल्फा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट।
और क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे? 4 पाई एप्सिलॉन और यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2। क्या सबको ये स्टेटमेंट समझ में आया कैसे लिखा है? अरे बोलो हाँ या नहीं? देखो यार, एप्सिलॉन नॉट से दोनों को डिवाइड कर दो और 4 पाई अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं हो जाएगा ये रिजल्ट? हो जाएगा ना? अब बताओ, मेरे पास एक रिजल्ट यहाँ पे है, क्यू बाय क्या चल है? एप्सिलॉन नॉट 4 पाई अल्फा। अच्छा, 2 से तो कैंसिल आउट हो रहा है, कितने टाइम्स जा रहा है ये बताओ? 2 टाइम्स, ये भी कितने टाइम्स जा रहा है? 2 टाइम्स। अब बताओ इन दोनों रिजल्ट को एक साथ कंपाइल कर लो। ले लिया? बताओ क्या रिजल्ट आया मेरे पास? बोलो, बोलो, बोलो। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय क्या चीज? एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू बाय क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या है बोलो? -2 पाई अल्फा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत किसी को? प्लस यहाँ पे क्या है बोलो यहाँ से? ये क्या बचा है? 2 पाई अल्फा स्मॉल आर स्क्वायर या कैपिटल आर स्क्वायर? स्मॉल आर स्क्वायर बाय क्या लिखेंगे बताएं? एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात समझना, यहाँ ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। मेरे को लास्ट में पूछा क्या? एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो जो कैपिटल आर से इंडिपेंडेंट है, कैपिटल आर से इंडिपेंडेंट। मेरे पास दो टर्म है, एक ये वाला टर्म है, एक ये वाला टर्म है। आप ही बताइए, मुझे निकालना है चार्ज। क्या निकालना है? चार्ज जो कैपिटल आर से क्या चीज है? इंडिपेंडेंट। तो बताओ कैपिटल आर से कौन इंडिपेंडेंट होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला। आर से इंडिपेंडेंट करना है। आर से इंडिपेंडेंट मतलब आर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ई का वैल्यू आप निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मेरी बात समझिए। किससे? ई का वैल्यू निकालेंगे आप? बोलो हाँ या नहीं? मुझे ये ई कैपिटल आर पे डिपेंडेंट नहीं नजर चाहिए। तो मैं अगर निकालूंगा तो ये कैपिटल आर है, ये कौन सा आर है? स्मॉल आर। इस पे इंडिपेंडेंट है कैपिटल आर या स्मॉल आर पे? कैपिटल आर पे। किस में चले थे? कैपिटल आर वाला टर्म पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। तो किसको जीरो से इक्वेट कर दे अगर इंडिपेंडेंट है तो? इंडिपेंडेंट है मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है। नहीं है तो मतलब किससे इक्वेट कर दे? जीरो से। मतलब पहले वाले टर्म को जीरो से इक्वेट करें या दूसरे वाले टर्म को? पहले वाले को जीरो से इक्वेट कर दे। पहले वाले को जीरो से इक्वेट करके क्या क्यू का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? क्यू का वैल्यू कितना होगा बोलो देख के थोड़ा सा। अगर मैं इस पूरे टर्म को जीरो से इक्वेट कर दूं क्या टर्म आएगा बोलो? इसको जीरो से इक्वेट कर दे, क्यू का वैल्यू कितना आएगा बोलिए? इस पूरे टर्म को जीरो से इक्वेट कर दो, क्या आ जाएगा? इसको उधर भेजेंगे, माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, क्या बचेगा? 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर। आया समझ में? तो ये वैल्यू आ जाएगा। और भैया ये जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक बात बताओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में जाएगा? तो इस पूरे टर्म को क्या चीज से इक्वेट करोगे? जीरो से। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीरो नहीं कर दोगे इसको भी? अरे बोलो हाँ या नहीं? तो मेरी बात को समझिएगा अच्छे से। कहा सवाल में क्या कि आपको एक ऐसा चार्ज निकालना है जो कि कैपिटल आर का क्या हो? इंडिपेंडेंट। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक कैपिटल आर के टर्म में आया, एक स्मॉल आर के टर्म। सवाल में कहा वो चार्ज निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो किस पे इंडिपेंडेंट है? कैपिटल आर पे इंडिपेंडेंट। कैपिटल आर वाला पहला टर्म या दूसरा टर्म? पहला टर्म। तो इस टर्म को पूरे को क्या चीज से इक्वेट कर दो? जीरो से। क्या क्यू का वैल्यू नहीं आ जाएगा? तो मैं डायरेक्टली क्यू बराबर क्या लिख सकता हूँ बोलो यहाँ से? 2 पाई अल्फा क्या चीज जल्दी बताइए? आर स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया कैसे किया? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? सारे बच्चे एक बार रेकर कर लेंगे सवाल को। देखो यहाँ पे अंदर कौन सा चार्ज दे रखा है? एक स्फीयर दिया जिसमें चार्ज कितना है? क्यू। उसके चारों तरफ एक पूरा स्पेस चार्ज का फील्ड है जो कि वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वो किससे वेरी कर रहा है? रो इज इक्वल टू बोलो सब कोई। अल्फा वाई क्या चीज से? आर से वेरी कर रहा है क्या? अब मुझे पता करना है कि यहाँ पे एक ऐसा सुनना, भला इतना चार्ज का वैल्यू निकालो, उस चार्ज का वैल्यू निकालो जो कैपिटल आर मतलब इस रेडियस पे, किसके? कैपिटल आर मतलब स्फीयर के रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक ना? तो अब कैसे निकालेंगे देखो यहाँ से। अंदर वाला अगर देखो तो ये कांस्टेंट चार्ज हमको दे रखा है। मैंने यहाँ पे ई डॉट डी एस लगाया। सवाल पहला, ई डॉट डी एस आपने क्यों लगाया? रीजन था कि अंदर वाला तो कांस्टेंट था, ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर डायरेक्ट लगा देते, बट 12 वाला कैसा था? वेरिएबल। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के डीएस ये कई बार कर दिया। इधर देखा क्यू इनक्लोज बाय क्या लगाया? एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज चार्ज मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस के अंदर दो सा चार्जेस था, एक स्फीयर था, एक स्पेस था। तो स्फीयर और क्या चीज? स्पेस। स्फीयर के अंदर क्यू था, क्यू रख दिया। स्पेस में बातें बदल रही थी। बातें बदल रही थी क्या मतलब? वो वैरी कर रहा था। इसका कैसे निकालेंगे? इसका निकालने के लिए मैंने रो इज इक्वल टू डी क्यू बाय क्या लगाया? डीवी। क्यों डीवी की जगह क्या लिख सकते हैं अब? क्या अब जहां कहीं भी डीवी आएगा बच्चे ध्यान रखना, जहां कहीं भी डीवी आएगा, डीवी आने के साथ आपके दिमाग में वेरिएबल वॉल्यूम ये क्लिक कर जाना चाहिए।
आया समझ में? दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब क्यू का वैल्यू निकाल लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्यू और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दिया, डी क्यू। ये स्पेस के लिए लिखा है। आया समझ में? मतलब डी क्यू चार्ज तुम स्पेस में कहीं मान रहे हो, ठीक है? और इसी को तुम डी क्यू का वैल्यू क्या लिखे हो, जल्दी बताओ यहाँ से। डी क्यू क्या लिखे हो, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या चीज, डी आर। वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। आ गया? कहीं से ये शुरू हो रहा था बोलो, कैपिटल आर से या स्मॉल आर से? कैपिटल आर से। तो लोअर लिमिट क्या चीज, कैपिटल आर। अपर लिमिट स्मॉल आर। लिख के इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है? इंटीग्रेशन करने के बाद हम आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला, हम लोग सब कुछ पुट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने क्या किया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के साथ इसको रख दिया। आपने इसके साथ इसको क्यों रखा? सवाल को पढ़िए, बोला वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, सॉरी वो चार्ज निकालो जो कैपिटल, वो चार्ज निकालो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल आर पे इंडिपेंडेंट है। क्या बोला, क्या बोला? वो चार्ज निकालो जो कैपिटल आर से क्या है, जल्दी बताइए, इंडिपेंडेंट। मतलब ये चार्ज का वैल्यू आपसे पूछा है, बताओ क्या ये चार्ज कैपिटल आर से लेना देना है क्या? तो किससे मतलब है, इसको स्मॉल आर से या कैपिटल आर से? वही सवाल पूछा है आपसे। वो चार्ज निकाल जो कैपिटल आर पे क्या है, जल्दी बताइए, इंडिपेंडेंट। तो मैंने क्या किया, इसको सेपरेट करके इसके साथ ले लिया और इसको ले लिया। ये वाले टर्म के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, कैपिटल आर। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये कैपिटल आर पे डिपेंडेंट है, ये किस पे डिपेंडेंट है, स्मॉल आर पे। लास्ट स्टेटमेंट लिखा है कि भैया कैपिटल आर पे इंडिपेंडेंट चाहिए। तो कैपिटल आर पे इंडिपेंडेंट मतलब इसको पूरे से क्या चीज से इक्वेट कर दो, जीरो से। जैसे जीरो से इक्वेट करोगे तो बताओ ये वाला टर्म राइट साइड जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, क्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो यही चार्ज का वैल्यू है जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैपिटल आर पे क्या चीज है, इंडिपेंडेंट है, वो चार्ज का वैल्यू वहां पे ये आएगा। क्लियर हो गया? आया समझ में सबको? तो इसको ई से वैल्यू क्यों इक्वेट किया, जीरो से? समझ में आया? लास्ट लास्ट लाइन अपने क्वेश्चन का पढ़ लो सब कोई। लास्ट लाइन आपको खुद आइडिया लग जाएगा। लास्ट लाइन क्या लिखा है देखो यहाँ से, find the charge of sphere for which electric field intensity E outside the sphere is independent of what, जल्दी बताइए, कैपिटल आर। इंडिपेंडेंट का मतलब वो डिपेंड होगा क्या उस पे? नहीं, डिपेंड नहीं हुआ तो क्या जैसे इक्वेट कर सकता हो, जीरो से, और जीरो से इक्वेट करेगा तो ये आंसर आ जाएगा। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ से? तो कभी कभी ये क्वेश्चंस आपको क्या आइडिया देता है बता रहे हैं बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद आपको एक होलिस्टिक आइडिया लगता है कि ऐसे भी पेपर्स होते हैं टिपिकल लेवल के। लेकिन उसमें एक आइडिया रहेगा आपको, जब कभी आपका वॉल्यूम आए तो आप ये वाला टर्म इस्तेमाल करो। और एक चीज और बता देता हूँ, जब कभी आपको एरिया आ जाए, क्या आ जाए, एरिया, तो लगे हाँ तो एरिया भी सीख लो। जब कभी स्फीयर का एरिया है तो एरिया कैसे लिखते हो बताओ यहाँ से, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अरे बोलो हाँ या नहीं? एल इंटू बी करते हो, साइड इंटू साइड करते हो, हाफ इंटू बी इंटू एच करते हो, तो मतलब सारे के सारे तो लेंथ ही है ना। विड्थ भी एक लेंथ है, विड्थ भी एक क्या है, लेंथ है, हाइट भी क्या है, लेंथ। लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो, तो एरिया निकालना है मुझे। तो क्या मैंने इसको लिखा 2 पाई आर इंटू डी आर वेरिएबल एरिया, तो क्या कुछ गलत कर दिया क्या? सोच के बताओ। मतलब 2 पाई आर क्या है, आर एक सरकमफेरेंस है, क्या जरूरत है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस खुद में क्या है, लेंथ। और डी आर भी क्या है, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज अ एरिया। तो जब कभी स्फीयर के टर्म में एरिया पूछे आपसे, वेरिएबल एरिया, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, 2 पाई आर इंटू डी आर। जबकि वेरिएबल वॉल्यूम पूछे तो क्या लिखोगे, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसी चैप्टर में नहीं, कहा जाने कितने चैप्टर्स में ये दोनों चीज का इस्तेमाल आया समझ में। लेंथ इंटू क्या चीज हो जाएगा, लेंथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या चीज, डी आर। ये एरिया इंटू लेंथ है, और ये लेंथ इंटू लेंथ है, और सरकमफेरेंस खुद में क्या होता है, एक लेंथ होता है। समझ में आया कैसे किया? इज इट ओके? अच्छा, इसका थोड़ा बेसिक ओपनिंग अगर समझोगे तो इसको कैसे किया जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर ये चीज का चर्चा हुआ है एक बार। जैसे में मान लो, सुनना अच्छे से, एक बात बताना, अगर मैं एक पतला सा शीट कट करता हूँ, थोड़ा सा बस डिस्कशन कर रहा हूँ, बताना, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक ना? मुझे बताना थोड़ा इसका सरकमफेरेंस क्या हो, स्मॉल आर का एक सरकमफेरेंस कितना होगा बोलो। अरे यार, एक सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सिंपल बताओ ना आंसर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर बस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, उससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो बताइए, एक मिनट बताना सब कोई, क्या ये पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ समझना अच्छे से, ये पूरा लेंथ अगर देखा जाए, ये पूरा का पूरा जो लेंथ है इसका, क्या ये 2 पाई आर के बराबर है, हाँ या नहीं? 2 पाई आर के बराबर है।
और इसका विड्थ मैं मान लेता हूँ dr, विड्थ कितना मान लेता हूँ dr, और थोड़ा-सा इसको कट करके ओपन कीजिए तो। सोचिए इसको कट करके मैं ओपन कर रहा हूँ। अगर मैं इसको कट करके पूरा ओपन करके फैला दूँ, तो क्या ये ऐसा फिगर बनेगा? हाँ या नहीं? बनेगा? इस शीट को अगर मैं कट करके पूरा ओपन करूँ तो पूरा का पूरा एक ऐसा फिगर बनेगा? विड्थ कितना है शीट का? लेंथ कितना आया है? 2 पाई r। बताइए तो ये कैसा फिगर बना है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या एरिया होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ क्या है? विड्थ कितना है? देखिए तो वो रिजल्ट आया समझ में? कहाँ से वो डिराइव हो रहा है? उसी तरीके से ये भी डिराइव हो गया था। इज इट ओके? तो ये दोनों रिजल्ट को रख लीजिएगा। अब ये घर पे आराम से कॉपी कर लेना, मैं भिजवा देता हूँ। और लेकिन प्लीज याद रखिएगा दोनों पेपर्स अच्छे हैं। स्पेस छोड़ दीजिए, चैप्टर नंबर 2 टॉपिक डालिएगा। 7 पेजेस छोड़ दीजिए, बताया था। आज मैंने 2 पेपर्स उठाए हैं, नेक्स्ट डे मैं एक ही पेपर लूंगा ऐसा-ऐसा, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। चलो 7 पेपर्स छोड़ दो, 7 पेपर्स छोड़ दो, उसके बाद टॉपिक डालेंगे। 7 पेपर्स छोड़ दीजिए, अपने नोट्स कॉपी में छोड़िएगा, रफ कॉपी में नहीं छोड़ दीजिएगा। इसका फोटो क्लिक करके भेजिए आंसू। चलिए गिव द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। Electrostatic potential and capacitance is a chapter. Electrostatic potential and capacitance. कैपेसिटी लिखो, कैपेसिटेंस कर दो उसको। ओके मैं लिख देता हूँ। ये हो गया क्या? हो गया? हाँ फोकस हियर। टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। नाउ फोकस हियर। ये चैप्टर को रिलेटेड है पुराने वाले चैप्टर से, बट इसमें कुछ कहानी समझते चलिएगा। कैपेसिटेंस का चर्चा तो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल थोड़ा बहुत आता होगा, कभी ना कभी पढ़ा है। बट चलिए समझाते हैं चीजों को, गौर कीजिएगा। एक समझो बात को कि यहाँ पे स्टॉप योर पेन, लुक हियर। ये क्यू चार्ज है, कैसा चार्ज है बताइए? क्यू चार्ज। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। और ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इसका इस तरीके से मैं मान लेता हूँ, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन। क्या चीज जल्दी बताइए? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक ना। गौर कीजिएगा सारे बच्चे।
अब मुझे एक चार्ज को ले लिया, तो जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कंसीडर करते हैं, उस चार्ज को क्या आप सोर्स चार्ज कह देते हैं? कौन-सा चार्ज कहते हो बोलो यहाँ से? सोर्स चार्ज। तो तुमने यहाँ पे सोर्स चार्ज कंसीडर कर लिया। ओके, कौन-सा चार्ज चलिए बताइए? सोर्स चार्ज। अब मानो कि लेट अस सपोज मैं किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी ले रहे हैं। अब सवाल है, ये पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी होता क्या, पहले ये समझना। पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी नाम का कोई ऐसा रेलेवेंटली डिस्टेंस वाइज कोई चीज नहीं होता। व्हाट इज द डिस्टेंस वाइज चीज? आप इन्फिनिटी पॉइंट को मान लेते इतना दूर है कि जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते, ऐसा कोई मीनिंग नहीं। मान लो कि ये चार्ज है, और चार्ज का एक स्फेरिकल शेप होगा। कैसे शेप होगा? स्फेरिकल शेप। इसका रेडियस मान लेते हैं सम डिग्री एंगस्ट्रॉन होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ से। ऐसा मान लिया, इसका 2 इंटू 10⁻⁻², डिग्री एंगस्ट्रॉन एक शेप, इसका साइज है लगभग इस चार्ज। इसका साइज मैं ऐसा मान रहा हूँ। तो साइज के कंपेयर में अगर तुम कुछ भी डिस्टेंस कंसीडर करोगे, दैट डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ पे 0,0 मान लूं और यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करके यहाँ से एक डिस्टेंस ले लूं, तो कुछ भी डिस्टेंस तुम लोगे तो इसकी तुलना में वो डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या नहीं? क्योंकि तुम ये रिजल्ट क्या चीज में लिए हो? डिग्री एंगस्ट्रॉम में। 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर। तो इसका साइज एक्चुअली कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10 पे पावर क्या चीज? -10, दैट इज 2 इंटू 10⁻12 मीटर। बताओ ये डेटा बहुत छोटा है या बड़ा है? तो उसके कंपेयर में ये डिस्टेंस काफी बड़ा होगा। एक्चुअली आर जो डिस्टेंस आप लिए हो, वो बहुत बड़ा है इन कंपेयर टू 2 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। इसलिए इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंफिनिटी कंसीडर किया गया। हमारे आपके रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ इंफिनिटी नहीं है। इस चार्ज के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट ऑफ इंफिनिटी माना है। चार्ज की तुलना में देखो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया। मान लेते हैं 1 मीटर का भी होगा, 10⁻12 टाइम्स बड़ा है इससे। आया समझ में? इसीलिए इसको कौन-सा कहा गया होता है ये? पॉइंट ऑफ इंफिनिटी, ठीक है? अब इस चार्ज को मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंफिनिटी लिया और यहाँ पे क्यू नॉट नाम का चार्ज मान। अब ये चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप ले रहे हैं, उसे हम लोग कौन-सा चार्ज कहते हैं जल्दी बताइए? सोर्स चार्ज। और जिसको तुम माइग्रेट कराओगे यहाँ पे, ये जो मूवमेंट होगा, इस चार्ज को मूव कराएँगे। इसे हम लोग कौन-सा चार्ज कह देंगे? टेस्ट चार्ज। कौन-सा चार्ज कह देंगे? टेस्ट चार्ज। ठीक ना? अब मैं किसी ए पॉइंट से उठाता हूँ इसको, ठीक ना? और इसको माइग्रेट कराता हुआ धीरे-धीरे मैं यहाँ पे ले आता हूँ किसी बी पॉइंट पे। अब ये जो पॉइंट बी है, वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है या बाहर है? अंदर है। वो वाला पॉइंट बाहर है। तो मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने की इसको कोशिश करता हूँ। तो मैं इसमें धक्का किधर लगा रहा हूँ? चार्ज की तरफ या चार्ज से दूर? की तरफ। मेरी बात को ध्यान रखिए। चार्ज की तरफ मैं लाना चाह रहा हूँ, तो मैंने अपना एक्सटर्नल फोर्स का एलिमेंट इस चार्ज की तरफ रखा, ठीक है? और मैं इसको माइग्रेट कर रहा हूँ। तो क्या इसका माइग्रेशन किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, सॉरी चार्ज की तरफ या चार्ज से दूर? चार्ज की तरफ। तो मैं इसका डिस्प्लेसमेंट को अभी सिखाया था आपको, किसी भी स्मॉल चीज को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके डिस्प्लेसमेंट को क्या मैं डी आर मान सकता हूँ? क्या मान सकता हूँ? डी आर। जो कि टुवर्ड्स सोर्स चार्ज है या अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज है? टुवर्ड्स सोर्स चार्ज है। टुवर्ड्स किसके जरिए होता है? सोर्स चार्ज। कितना माना तुमने? डी आर। आ गया? अब बताना मुझे, ये चार्ज कैसा, प्लस या माइनस? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे निकलेगा या टुवर्ड्स निकलेगा? अवे मतलब इससे दूर जाएगा या इसके तरफ आएगा? इसका इसके तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फोटो बनाया था ना? मतलब पॉजिटिव चार्ज का किधर जाता है? कंकरेंट आउटसाइड या कंकरेंट इनसाइड? आउटसाइड, क्योंकि ये प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो क्या मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ? अरे बोलो हाँ या नहीं? तो क्या बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अंदर आने दे रहा है क्या? तुम किधर लाने जा रहे हो इसको? अंदर। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? बाहर। थोड़ा याद करो वो कहानी। फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू इंटू क्या चीज? ई। हमारा जो चार्ज है वो प्लस है या माइनस है? प्लस। सोर्स चार्ज को टेस्ट को ही मैंने प्लस माना। तो बताओ इसकी जगह मैं क्यू नॉट लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा? ई। क्यू प्लस है या माइनस है?
क्यों 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 प्लस है या माइनस है? प्लस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड या इनसाइड? मैं तुम्हें सिखाया था जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज जिधर लोगे उसका फोर्स भी उधर ही होगा। अरे बोलो हाँ या नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड। और ये चार्ज कैसा है, प्लस या माइनस? प्लस। तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी किधर लगेगा, आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड। सीधी बात है। इस प्लस और उस प्लस के बीच में रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा? तो भैया रिपल्सन होगा तो दूर भागेगा ना। तो तुम किधर लेना चाह रहे हो इसको, और ये किधर भगाना चाह रहा है? बाहर। दोनों में दो अपोजिट बातें चल रही है ना। और जब भी तुमको यहाँ का रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो तुम्हें कोई ना कोई एनर्जी खपत करनी पड़ेगी उसको लाने के लिए। नॉर्मल वे से आने वाला नहीं है। मान के चलो, किसी इंसान को, अगर तुम एक कैंडिडेट को, बोर्ड के कैंडिडेट को परीक्षा हॉल तक ले जा रहे हो, और वो बच्चा लेट पहुंचता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लिए फूल माला लेके खड़े रहेंगे लोग? आइए बैठिए परीक्षा दे दीजिए। तुम क्या करोगे वहां पे, जो एग्जामिनेशन इंचार्ज होंगे, सेंटर इंचार्ज होंगे, उनको तुम रिक्वेस्ट करके क्या बोलोगे, इस कैंडिडेट को परीक्षा देने दे दीजिए, हाँ या नहीं? तो उसी तरीके से ये सेंटर इंचार्ज है, और ये वही बच्चा है इसको परीक्षा देना है, और वो बोर्ड परीक्षा में लेट पहुंचा स्कूल प्रेमिसेस के पास, तो उसको रिपल्सन सहना पड़ेगा, अट्रैक्शन। रिपल्सन। तुम एक्सटर्नल एजेंट हो या इंटरनल एजेंट हो? तुम क्या चाहते हो, अंदर आए या बाहर आए? अंदर आए। लेकिन ये क्या चाहता है? तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या नहीं? जैसे तुम एफर्ट लगाओगे तो तुम्हें एनर्जी खपत करनी पड़ेगी, थोड़ा खून पसीना तुम्हारा जलेगा, तुम्हारी जो एनर्जी खपत हो गई, क्या खपत हो गई? एनर्जी। इस चार्ज को, कौन सा चार्ज को, टेस्ट को, इस चार्ज को, इस चार्ज को टेस्ट दिलाने में, इस चार्ज को क्या दिलाने में, टेस्ट दिलाने में जो एनर्जी खपत हुई, वो एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती है। सिस्टम के अंदर क्या हो जाती है? स्टोर। और जो एनर्जी स्टोर हो गई सिस्टम के अंदर, उसे ही कौन सा पोटेंशियल कह देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज दैट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्लियर? आया समझ में? किसने रिपल्सन किया? प्लस क्यू ने या माइनस क्यू ने? सेंटर इन चार्ज कौन है? प्लस क्या, कैपिटल क्यू या माइनस क्यू? बच्चा कौन है, क्यू नॉट या कैपिटल क्यू? क्यू नॉट। तुम कौन सा हो, एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल। तुम अट्रैक्शन कराना चाहते हो, रिपल्सन? तुम तुम चाहते हो अट्रैक्शन हो जाए, हालांकि दोनों प्लस। आया समझ में? और इस बच्चे का इतिहास है कि स्कूल में ये कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा कर रखा है, और सेंटर इंचार्ज ऐसे भी खपा है इससे, इसको आने नहीं देना चाह रहा। पर तुम उसके गार्जियन ठहरे तो तुम क्या चाहोगे? जैसे मान लीजिए टेंथ टेंथ में तुम्हारा कोई भाई बहन पढ़ रहा है, और तुम्हारा भाई बहन कुछ उल्टा सीधा करके रखा है स्कूल में, और फाइनल एग्जाम है उसका, और लेट पहुंच गया। अब तो उस पीटी टीचर को मिल गया बहाना, पकड़ा गया ये, इसको आप बैठने नहीं देंगे, तो तुम जाके रिक्वेस्ट करोगे, तुम्हारी जो एनर्जी खपत होगी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे बोलो हाँ या नहीं? किसी को कोई दिक्कत? आप बताना सारे बच्चे। तुम कहां से चले थे ए से, और कहां चले आए बी पे? ए तुम्हारा घर है क्या? और बी वो जगह है जहां पे इसका परीक्षा होने वाला है, जो स्कूल के अंदर है। अरे बोलो हाँ या नहीं? अब चलिए, मैं अगर चाहूं तो मुझे वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। वर्क डन फ्रॉम, सारे बच्चे देखना, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ था, वंस अपॉन अ टाइम, बच्चे क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ था वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इनटू, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नॉट या क्रॉस, नॉट या क्रॉस। क्या मैं डेसिमल लगा के 10 लगा दूं? ये सही है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। भैया डेसिमल उड़ाएंगे, 10 लगाएंगे, और यहाँ भी 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। पता नहीं क्यों कर रहा हूँ तुम ये काम। अरे ये डेसिमल नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है। बहुत तो तब हो जाता, मैंने तुम्हें बताया भी था, ए मल्टीप्लाइड बी डी, सी मल्टीप्लाइड बी डी, कॉमन नहीं दिख रहा, इनटू ही हटा दो। ऐसा नहीं करते हैं। हम इसमें भी लोग सोच रहे हैं ये शोध कैसे हुआ, इनटू कैसे काट देंगे, जो कॉमन दिखता है भैया हम काट देंगे, हम इनटू ही काट देंगे। अच्छा देखो, हाँ, पी और सी काट दे क्या? नहीं, अगर इस मात्रा यहाँ पे पी होता, मैं बताता हूँ, तो पी और डी को काट के माइनस वन लिखा,
क्योंकि बी ऐसे है और पी ऐसे है। ये जोक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं समझ में आ रहा बहुत को। देखो देखो देखो, ये और क्यों कर दे, ये क्यों कर दे, है, कुछ भी नहीं ना ना, वो अच्छा नहीं लगा। देखो यहाँ से, इज इट ओके, हाँ फोकस हियर। अब लेके आए हैं, अब सुनो, वर्क डन का फॉर्म लेके आए तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब चलो, इधर चला मैं, इधर चला मैं, किधर चला, इंटीग्रेशन डालेंगे। अरे बड़ा इंटीग्रेशन डालेंगे, अच्छा नहीं, क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन कैसे आ गया भैया। अच्छा, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन टाइम्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। कौन से डिस्प्लेसमेंट के लिए, जो तुम्हारे पुराने क्लास में तुमने प्राप्त किया उसका एक नतीजा है ये, फोर्स इनटू क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। और डी बताओ, वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को, वेरिएबल को डी किसके साथ लगा हुआ है, एस के साथ। तो एस अपना वेरिएबल या कांस्टेंट, वेरिएबल या कांस्टेंट, वेरिएबल। ध्यान देंगे सारे बच्चे। अब मुझे निकालना है एफ एक्सटर्नल इनटू डीएस, या फिर मैं लिख देता हूँ डी आर। एफ एक्सटर्नल इनटू क्या चीज, डी आर। और मैं समझ, एफ एक्सटर्नल इनटू क्या लिखते हैं, डी आर। तो एक्सटर्नल इनटू डी आर, एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है, इनसाइड या आउटसाइड। और डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट। डी आर किधर है, अंदर या बाहर, डिस्प्लेस अंदर कर रही हो तो एक्सटर्नल फोर्स भी किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। दोनों का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट। तो क्या मैं इसका क्रॉस लिख दूं, माइनस, इसमें माइनस। और अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ सुनना अच्छे से, एफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगा है फोर्स, बाहर या अंदर, बाहर। डी आर किधर है, अंदर। इनको डी आर करोगे तो क्या यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। क्या ये बातें सबको समझ में आई, इज द कंसेप्ट इज क्लियर। मैंने यहाँ माइनस क्यों लिखा समझ में आया बोले, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, आउटसाइड या इनसाइड। goes due to electric field यार, outside या inside, outside। an external force inside, displacement क्या है, बाहर, अंदर। यहाँ फिर से बना लेंगे, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लग रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है क्या, बोलो हाँ या नहीं। और बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है, बाहर या अंदर, बाहर। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स और डी आर अपोजिट या सेम, अपोजिट, इसलिए माइनस या प्लस, माइनस। और इन दोनों की डायरेक्शन सेम, प्लस या माइनस, प्लस। पहले वर्क डन का वैल्यू समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को। तो इसको कहते हैं हम लोगों ने वर्क डन किया, क्या किया, चले बताइए, वर्क डन। ये जो वर्क डन आप निकाल रहे हो, इसको अगर तुम उस चार्ज से डिवाइड कर दो, बातें नहीं करेंगे। कौन सा चार्ज लेते हैं, सोर्स चार्ज या टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है या कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज। इसी वर्क डन बाय ए बी के फॉर्मूला में अगर तुमने क्यू नॉट से डिवीजन कर दिया, तो इसे ही बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। कौन सा पोटेंशियल कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो आपका पहला टॉपिक। क्या सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपत्ति, किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है यहाँ से। अब एक बात बताना, सिंपल सिंपल चीज बताओ, हाँ बताइएगा। अगर हम, सुना एक मिनट, अगर हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, ठीक ना, इधर लेके आ रहे हैं, सारे बच्चे बताना, इधर इसको लेके आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है, इनसाइड या आउटसाइड, इनसाइड। डी आर किधर लग रहा है, आउटसाइड। तो वर्क डन ड्यू टू ए बी मैं निकालना चाहूं, ठीक ना, तो नहीं, एक बार बताना, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला कुछ होगा क्या, ये सिंपली बता। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, अरे बोलो कुलम्स लॉ, के क्यू वन क्यू टू बाय, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। क्या मैं के जगह क्यू लिखूं क्या, मैं क्यू की जगह क्यू नॉट लिख दूं, और दूसरे क्यू की जगह क्यू लिख दूं कैपिटल, ये वाला कौन सा सोर्स है, टेस्ट ये वाला सोर्स, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आर ले लूंगा, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला नहीं आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या नहीं। तो क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, इज द कंसेप्ट इज क्लियर। अब चलिए कहां पूछते हैं, अब मुझे ये वाले सेक्शन को सॉल्व करना है। अब मुझे कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे भैया, इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने निकाला, क्या निकाला जाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू क्या चीज, बी, तो लिख सकते हैं वर्क डन बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी यहाँ लिखा, इज इक्वल्स टू क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला एफ इंटू इलेक्ट्रिक, फिर बोलो क्या है यहाँ पे, डी आर। अरे बोलो हाँ या नहीं, एफ इंटू इलेक्ट्रिक इंटू डी आर माइनस वाला है ना वर्क डन ए बी का फॉर्मूला। अब बताओ सबको, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या वैल्यू बोलो यहाँ से, के क्यू नॉट इंटू क्यू बाई क्या लिखेंगे बोलो ऐसे, के क्यू नॉट इंटू क्यू बाई क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर।
क्यू नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे सारे बच्चे? के क्यू नॉट इंटू क्यू बाय क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या नहीं? लिखा है यहाँ से? माइनस साइन को ऐसे रहने दो। एक टाइम के लिए मैं डी को हटा देता हूँ, एक सिंपल सा डी वैल्यू ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, वेक्टर सिंबल को मैंने रिप्लेस किया। ठीक है, तो क्यू नॉट इंटू क्यू डी आर में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। बताओ इस चार्ज को कहां से उठाया गया था और कहां लेके आ रहे हैं? इसके अंदर लेके आ रहे हैं। और ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर। क्या मान लेता हूँ? स्मॉल आर। तो जीरो से लेके स्मॉल, सॉरी इन्फिनिटी से लेके स्मॉल आर तक लेके आ रहे हैं। अरे बोलो हाँ या नहीं? इन्फिनिटी से कौन से आर तक? स्मॉल आर तक। अब सारे बच्चे बताना, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, एक मिनट ध्यान देना, डी के साथ क्या लगा हुआ है? आर। किसको अंदर रहने का हक है? आर को। बाद बाकी सबका सब बाहर। क्या वैल्यू हो जाएगा? बोलो सब कोई। के क्यू नॉट इंटू क्यू, बोलो बोलो, डी आर बाय आर स्क्वायर। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से लेके आर तक। इन्फिनिटी से लेके डी आर बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। डी आर बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। बोलो बोलो बोलो, डी आर बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। भैया हम बार बार भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, इट्स -1/r। क्या चीज बताओ यहाँ से? -1/r। तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे? माइनस के क्यू नॉट इंटू क्यू बाय क्या हो जाएगा? -1/r। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से लेके स्मॉल आर। इन्फिनिटी से लेके एक बार आर की जगह आर, एक बार आर की जगह इन्फिनिटी। अरे बोलो, एक बार आर की जगह आर, एक बार आर की जगह इन्फिनिटी। तो सॉल्व कर लो इसको। ये क्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा? क्यू माइनस या प्लस? माइनस इज इक्वल टू यहाँ पे -1/r होगा। बोलो, एक बार आर रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे? इन्फिनिटी। -1/∞। सबको समझ में आई ये चीज? अरे बोलो हाँ या नहीं? एक बार आर की जगह आर, एक बार आर की जगह इन्फिनिटी। अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट, ये माइनस टर्म फॉर्मूला से आया। आया समझ में? अब 1/∞ क्या होता है? 1/∞ जीरो। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो। माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या बच जाएगा? केवल और केवल 1/-1/r। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या बचा? बोलो यहाँ से माइनस के क्यू नॉट इंटू क्यू इंटू -1/r। माइनस 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 प्लस, तो क्या फॉर्मूला हो गया? बोलो सब कोई। प्लस के क्यू नॉट इंटू क्यू बाय क्या? बोलो, बाय आर। अरे बोलो आया नहीं आया? क्यू नॉट इंटू क्यू बाय क्या हो जाएगा? आर। आ जाएगा। अब मुझे ये फॉर्मूला आ गया, तो सारे बच्चे बताना, मेरे पास जो फॉर्मूला आया, फॉर्मूला है मेरे पास वर्क डन ए बी इज इक्वल टू के क्यू नॉट इंटू क्यू बाय आर। मैं इस क्यू नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ला सकता हूँ क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं? तो बताओ, जैसे वर्क डन बाय ए बी बाय क्यू नॉट क्या वैल्यू आ जाएगा? बोलो यहाँ से। वर्क डन ए बी बाय क्या हो जाएगा? क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर। वर्क डन ए बी बाय क्यू नॉट, वर्क डन ए बी बाय क्यू नॉट, कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या पूरे बोर्ड? इलेक्ट्रिक क्या चीज? पोटेंशियल। तो क्या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला बन के आया? वर्क डन ए बी बाय क्या आया? क्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू क्या है? बोलो यहाँ से, के क्यू बाय आर इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है बताइए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या सभी को समझ में आया? सारे बच्चे बताना, ये कौन सा चार्ज है? सोर्स या टेस्ट? सोर्स या टेस्ट। और ये वाला, अगर के क्यू बाय आर फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? सोर्स। जबकि ये यूज करते तो कौन सा हो जाएगा? टेस्ट। और ये यूज करते तो कौन सा हो जाएगा? सोर्स। तो ये दोनों फॉर्मूला वर्क करेगा, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक समझ में आया? और यही चैप्टर में पूरा का पूरा डिस्कशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? सारे बच्चे बताना, इज द कंसेप्ट इज क्लियर? सारे बच्चे बोलो, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो किताबी परिभाषा क्या कहती है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा वर्क डन है जो कि किसी चार्ज को, सुनना मेरी बात को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा वर्क डन है जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, वर्क को, शब्दों को गौर कीजिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट का मतलब 1, पॉजिटिव मतलब 1, प्लस माइनस प्लस, तो क्यू नॉट को कितना मान लो? 1 मान लिया। अब 1 का मीनिंग समझाता हूँ। उसको किसी इन्फिनिटी पॉइंट से एक ऐसे पॉइंट पे लेके आओ जो दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो। एक इन्फिनिटी से एक ऐसे पॉइंट पे लेके आओ जो दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो। जितना भी आप वर्क डन करेंगे, उस वर्क डन को ही कौन सा पोटेंशियल कह देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज? तुम क्यू का वैल्यू रख दो 1, क्या रखोगे? तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डब्ल्यू के बराबर नहीं हो जाएगा? इसीलिए कहा जाता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ रखेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसलिए परिभाषा किताबों में लिखा। क्या सबको समझ में आया? व्हाट इज द डेफिनेशन? कोई दिक्कत किसी को? तो स्टाइल मारने के लैंग्वेज में इसका पहले परिभाषा लिखेगा, डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, लिखेगा इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस अलग पार्ट है। इट इज डिफाइंड एज amount of work done amount of work done amount of work done amount of work done in order to carry in order to carry in order to carry unit positive charge unit positive charge from point of infinity from point of infinity unit positive charge from point of infinity carry unit positive charge from point of infinity to the point to the point to the point of infinity to the point in electric field to the point in electric field of in electric field of a source charge electric field of a source charge electric field of source charge। समझ में आया? किसी क्या बोला? कौन से चार्ज को लेके आना है बोलो? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपना कौन सा है? सोर्स या टेस्ट? टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। कहां से लेके आना है? किस पॉइंट पे लेके आना है? एक ऐसे पॉइंट पे जो कि सोर्स चार्ज के सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इस काम को करने में आपको रिपल्सन सफर करना पड़ेगा, तो तुम कुछ ना कुछ एनर्जी खपत करोगे। जो भी एनर्जी खपत करोगे वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन को क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या ये पूरा चीज सिनेरियो समझ में आया? चलिए 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से इसको चलिए ऑपरेट। क्वेश्चन आप लोग 100 तक कर लिए थे? डाउट्स आया था? कितना डाउट है? एक दो? बहुत सारा? 3 डाउट है? उन क्वेश्चंस को घर पे जाके अच्छे से बना लोगे। इस पॉइंट पे जिस पेज हो रहा है वहीं पे एग्जैक्ट बना। और ये चैप्टर कभी स्टार्ट हुआ है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जितना भी चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी, हो गया मैग्नेटिज्म, और धड़ल्ले सवाल आते हैं बहुत ज्यादा। आराम से बनाओ इंसानों की तरह। क्या वो डिस्टेंस इन्फिनिटी क्या हमारे आपके लिए है क्या? मान के चलो एक चीटी को बोला तुमने, जाओ चीटी तुम जाके समोसे लेते आओ, तो चीटी उतरेगी सीढ़ियों से? फिर वो मयूर स्वीट्स जाएगी। अरे बोलो हाँ या नहीं? क्या उसके लिए मयूर स्वीट्स जाना विदेश जाने के बराबर हो? ऐसा लगेगा उसको वीजा मिला। तो आपके लिए तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है, बट इसके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस है। किसके लिए? चीटी के लिए। चीटी के लिए वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है उसके साइज के कंपेयर। आया समझ में? और तुम्हें बोला पैदल पटना चले जाओ, पटना तुम्हें पैदल जाना है राजरानी के पैरेलल, और रेलवे पे तुम दौड़ते रहोगे। हैं? दशरथ मांझी पार्ट 2। वो बेगूसराय से दिल्ली चले गए पैदल। मैंने बोला ऐसा क्यों किया? ट्रेन नहीं था क्या?
पता है गणित का डेसिमल सिस्टम जो है, मैथमेटिक्स के अंदर जो डेसिमल सिस्टम बनाया गया है, वो डेसिमल सिस्टम इंडियन ने बनाया और उसके बारे में अगर तुम डीप सर्च करोगे जाके, तो उसे अरब डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। मतलब अरेबियन कंट्री ने इसको दिया था, बट रियलिटी बताता हूँ, डेसिमल सिस्टम पहले इजाद किया इंडियन ने। इंडियन ने एजुकेट किया अरेबियंस को। अरेबियन के अंदर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन होते थे, उनका नाम था ख्वारिज़मी। और ख्वारिज़मी ने उसको पूरा का पूरा पॉपुलराइज कर दिया। ऐसा मानो कि उस टाइम में, उस जमाने में उनके पास इंस्टाग्राम था और उसने शॉर्ट्स बना के डाल दिया, सॉरी रील्स बना के डाल दिया कि भाई डेसिमल सिस्टम मेरे को आता है और सीख लो। और डेसिमल सिस्टम का पूरा श्रेय अरब कंट्रीज ले जाती है, बट इजाद इंडियन ने किया। वो लोग चुरा लिए हम लोगों से। तेरी कॉपी क्यों नहीं कर रहे हैं? तेरी कॉपी बैठे रहते हैं आलसी की तरह। फिर सीधा बैठिए तो। यही चीज यहाँ बना हुआ है और उसी कॉपी से छाप रहे हैं। हद है। इतना अच्छा बनाया है। बोला अच्छा नहीं है क्या डायग्राम? गलत हो मुंह तोड़ दूंगा, एक भी गलत बोला तो। है ना? तो बहुत अच्छा, ठीक। तुम लोग साले मेरे शॉर्ट्स नहीं शेयर करते हैं। कल मैंने मेहनत करके एडिट किया। हाँ, पुराने सारे कलेक्शन से। क्या हुआ? क्या बोले? गर्दा उड़ा दिया? ये कौन है? मैं सोचा कि कुछ चलो करते हैं, तो बैठे बैठे के एप्लीकेशन था, उसमें थोड़ा डाल वाल के थोड़ा सा कर लगा दिया गाना वाना। जल्दी आप लोग को वो लाइक फेब नहीं, मार्च या मिड मार्च से तो मैं एक्सपेरिमेंटल चीजें दिखाऊंगा, कैसे कर सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा। मजे के लिए नहीं, सिलेबस से रिलेटेड जो होगा। है, लिखिए। संध्या नहीं आई, दो ही रह गई। वहाँ सारे बच्चे आए हुए हैं। यहाँ कोई गायब भी है उस रो से? सब है। आप लोग 7 ही थे? 8 थे, एक उधर चली गई। ठीक है चलो। एक महीने वहाँ एक बच्ची बैठती थी ना, और कौन सी थी? संगम? कहाँ है वो? तुम नानी घर क्यों जा रहे हैं? नानी घर अच्छा लगता है? नानी घर सही में इंटरेस्टिंग होता है।
सीट मिल गया आपको अब? नोट्स बच्चे कोशिश करो यहीं पे फिनिश कर ले। घर पे आप फालतू का टाइम बिताते हो इसी चिप-चिप। देखो एक बात और एडवांटेज बताऊँ, जहाँ पे इन केस हो सकता है ह्यूमन ब्रेन से, पीयर टू पीयर डिफरेंसेस होंगे दिमाग के सोचने और क्या नाम है समझने के तरीके से। अगर इन केस कोई चीज़ हिंडर हो गया, तुम्हें नहीं समझ में आया या फिर तुम्हें लग रहा है यहाँ पे स्टक हो रहा है, तुम वीडियो पे जाओ वही पोर्शन को वापस से देखो, जहाँ पे तुमको लग रहा है कि स्टकिंग। 1 से 2 बार सुनोगे वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी। बट ये मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा। और देखो मैं कई बार बोलता हूँ, मुझे ईज़ी स्टफ और सिंपल चीज़ें स्टफ परोस के आपको ब्लफ करने की कोई आदत नहीं है। ज़माना जो चीज़ नहीं कह रहा है कि जो आपका वांट है एग्ज़ामिनेशन का और आप एकदम नॉर्मल सा चीज़ पढ़ के चैप्टर खत्म कर रहे हो। कुछ नहीं होना है, फाइनली फँसोगे ही तुम। ना बोर्ड की परीक्षा में किसी अच्छे एग्ज़ामिनेशन में आए। तो थोड़ा बहुत एफर्ट लगता है, जैसे मान के चलो सेकंड वाला क्वेश्चन जो अभी था, क्वेश्चन वाज़ डिफिकल्ट लिटिल बिट, बट आपको तो आदत बनानी पड़ेगी ना वक़्त के साथ। आप सोचे नहीं, नहीं सब कुछ एकदम उठा के क्यू दे दे, आर दे दे, के का वैल्यू हमको मालूम ही है। ज़िंदगी अच्छी आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आएँगे, 100 में 0.01% का चांस है कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आप। पूछेंगे ही नहीं वो। तो कोई शौक नहीं है ऐसा। देखो अभी भी एक इसमें ट्विस्ट एंड टर्न बताऊँगा। पहले ये क्लियर हो गया सभी? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल परिभाषा लिख लिया ना आप लोगों ने? पुरुष जाति में कोई गायब है आज? लग तो नहीं रहा सब। सब तो आए हुए हैं लगभग। कौन? निशांत गायब है, कल वो मैथ्स आया था। बच्चा सोया रह जाता है लगता है। हेलो, नमस्ते मैम। ये निशांत क्यों नहीं? नहीं, 10 मैथ्स का क्लास लगता है। 8 बजे से क्लास। 10 बजे मैथ्स का क्लास तो अभी आज नया चैप्टर। नहीं, मैम वही तो अभी कॉल किया क्लास होने। हाँ, निशांत क्यों नहीं आए? हाँ, हेलो। हाँ, तो बच्चे को जगना पड़ेगा ना, आज चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा था। कल से रेगुलर रही है। हाँ, मैम। 8 से 10 से क्लास 8 से 11। और वैसे तो खैर अगर छूट गया आज तो लेक्चर तो अपलोड हो ही जाएगा यूट्यूब आज का क्लास का, लेकिन 8 बजे जगा दिया कीजिए, 7:30 पे, 8 से 10। हाँ, मैंने कल देखा वो मैथ्स आए थे, कल मैंने छोड़ मैंने आज न्यू टेस्ट था, सुबह मैंने कॉल भी किया क्लास स्टार्ट होने से। शायद फ़ोन उठा नहीं उठा, क्लास स्टार्ट। ठीक है, कल से हाँ, हाँ, तो दोनों लेक्च
हाँ, ठीक है मैम। नहीं मैम, 8 से 11 क्लास है उनका फिक्स डेली। आज कौन सा डे है? कल सैटरडे है क्या? ये सब बात है। फिर संडे आ जाएगा। तुम इसी का इंतजार करते हो मंडे से। कि संडे कब आएगा? तुम्हें मन नहीं लगता है यहाँ? मन लगता है ना? हाँ, नहीं लगता? क्या जी? तुम्हें मजा चाहिए? नहीं नहीं। 10th क्लास का बैच जो है भैया, 10th क्लास का बैच आपके जूनियर भाई बहन कई बच्चे पूछते रहते हैं मेरे से, उनका 5th ऑफ मार्च से स्टार्ट होने वाला है। बट 5th ऑफ मार्च को रेयर रहेगा, क्योंकि सारे बच्चे का रिजल्ट आते आते 20 मार्च या उससे एंड हो जाता है। जानते हो ना, स्कूलिंग, ज्यादातर बच्चे तो स्कूलिंग हो गए, तो एंड ऑफ मार्च तक चला जाता है। बट 5 मार्च से बच्चा, अगर मान के चलो कोई इंटरेस्टेड है, इन केस कर सकता है, तो आ सकता है डेमो सेशंस के लिए, ठीक ना? और वो बढ़ भी सकता है डेट। तो और सुन, हाँ एक बात बता देता हूँ आपको, 2-3 दिन का छुट्टी होगा मार्च में, ठीक ना? थोड़ा मुझे, हाँ, 2-3 दिन का छुट्टी होगा मार्च में।
मैं शक्तियों का उपयोग कर रहा हूँ तब से। लिखा क्या? अरे बोलो। चलो ऐसा यूनिट इसका क्या होगा बोलो? ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा बोलो? मुँह तोड़ दूँगा, जल्दी बोलो तो। ऐसा यूनिट वर्क डन का जूल और चार्ज का तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम लिखिए ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट लिखेंगे जूल पर कूलम। ऐसा यूनिट लिखेंगे जूल पर कूलम। ऐसा यूनिट लिखेंगे जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। ऐसा यूनिट लिखेंगे जूल पर कूलम। ऐसा यूनिट लिखेंगे जूल पर कूलम। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बोलो? जूल अपॉन कूलम। चलिए एक बात बताइए और सारे बच्चे ध्यान देंगे। मिशन फॉर्मूला हो जाएगा सब कुछ। जूल का क्या होता है बोलो तो? इट्स ml स्क्वायर टी पे पावर -2। कूलम का क्या होता है? 80। क्या होता है? 80। ए फॉर ए किसके लिए? आंटी। ए फॉर एम्पियर। ए फॉर एम्पियर। टी फॉर टाइम। टेम्परेचर नहीं टाइम। युगांडा वासी। ए पे पावर -1 टी पे पावर क्या हो जाएगा? -3। लिखो डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला सारे बच्चे बताना। डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे और आंसर बताओगे। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर या स्केलर? वेक्टर है ये। वर्क डन वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा कौन सा क्वांटिटी देता है? स्केलर। और ये वर्क डन पे डिपेंडेंट है। तो अगर ये स्केलर है तो मजबूरन इसको भी क्या होना पड़ेगा? स्केलर। लिखिएगा थर्ड पॉइंट। डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए सबको पहले, फिर थर्ड पॉइंट में लिखिएगा स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट में लिखिएगा कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट लिखिएगा स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी जल्दी बताइए? स्केलर क्वांटिटी। क्या ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होगा क्या? डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे स्टार करके एक पॉइंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आप लिखते हो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, सुनना सबको, पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी लिखा, इसको प्रेजेंट कर देते हैं बच्चे वी से, क्या चीज से? और इसका फॉर्मूला लिखा क्यू, के क्यू बाय आर। क्यू क्या है? सोर्स या टेस्ट। सोर्स या टेस्ट? सोर्स। सोर्स चार्ज तो लिखेंगे, सही बात है, बट सोर्स चार्ज को साइन भी इसका रखेंगे, तो क्यू का आप क्या रखेंगे? विथ साइन लिख दो यहाँ। क्यू को हमेशा विथ साइन रखना पड़ता है, और इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता बट साइन होता है, ध्यान रखना। इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा बट इसका साइन होगा, ये माइनस में भी आएगा और प्लस में भी आएगा। तो क्यू को ना आप साइन के साथ रखोगे, माइनस है या प्लस है वो दोनों रखना। क्यू को विथ साइन रखोगे और ये जो रिजल्ट आएगा ये साइन के साथ आएगा। विथ साइन नो डायरेक्शन लिख लो यहाँ। विथ साइन नो डायरेक्शन, साइन होने के बावजूद भी ये डायरेक्शन नहीं बताएगा। अरे बोलो, कोर्स में तुम माइनस प्लस में डायरेक्शन पता कर लेते हो ना? प्लस है तो राइट साइड, माइनस है तो लेफ्ट साइड। इसका कोई डायरेक्शन बट इसका साइन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। विथ साइन नो डायरेक्शन। विथ साइन नो डायरेक्शन। विथ साइन नो डायरेक्शन। ले रहे हैं यहाँ से? सारे बच्चे बताना कौन सा ऐसा यूनिट क्या होगा फिर से? जूल बाय कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर टी ए पे पावर -1 टी पे पावर -3। स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। क्यू का साइन रखेंगे नहीं रखेंगे? रखेंगे। तो साइन तो होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब लिखिएगा ग्राफ, ग्राफ ऑफ वी एन आर। सारे बच्चे ग्राफ ऑफ वी एन आर, ग्राफ ऑफ वी एन आर, ग्राफ ऑफ वी एन आर, ग्राफ ऑफ वी एन आर। सारे बच्चे लिखेंगे ग्राफ ऑफ वी एन आर।
भाई 5 मिनट के बाद सारे बच्चे अपना डाउट दे देंगे मुझे, 1-2 डाउट्स निपटा दूंगा आपका। बना के लाए हो? बना के लाए हो? नहीं लेके आए हो? 100 तक दिया था ना? कॉपी नहीं लाए? डाउट है? ठीक है, डाउट है जिनका तो वो ले लेंगे। कोई बात नहीं, डाउट मैं बाद में भी ले लूंगा, लेकिन आज एक डाउट पूछना है। अच्छा बताओ, वी और आर का कैसा रिलेशन हो, बताओ यहाँ से। अच्छा 1 मिनट, ये ब्रैकेट में मैं आर लिखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ब्रैकेट में आर का मतलब क्या है? वी जब कभी आर है ना, हाँ मैंने बताया था, वी इज डिपेंडेंट ऑन आर, इसका मतलब होता है। डिपेंडेंट ऑन व्हाट, जल्दी बताइए। आर। क्योंकि वी के फॉर्मूला में क्या लिख रहे हो, बोलो सब कोई? के क्यू बाय आर लिख रहे हो। इस आर का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, ये आर पे डिपेंडेंट है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। मैंने वहां भी लिखा है, मतलब क्वेश्चन के द्वारा नहीं लिखा था आर, वो लिखा था। ये बोलो पहले क्वेश्चन के अंदर अल्फा बाय आर लिखा था, तो ये रो क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है? आर पे, इसका मीनिंग होता है। यहाँ पे ऐसे लिख लो, बी आर, बी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, जल्दी बताए, आर। अब बताओ क्या फॉर्मूला है? के क्यू बाय आर, सारे बच्चे ध्यान दें, कैसा फॉर्मूला है बताओ? के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर फॉर्मूला है, तो सारे बच्चे बताना। के क्यू बाय आर फॉर्मूला है, तो वी आर का कैसा रिलेशन? वी आर का रिस्पेक्ट टू आर कैसा रिलेशन? इनवर्स। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा क्या? तो देखो इसका ग्राफ ऐसा जाता है कुछ, ठीक ना? ठीक है। अब सुनो, एक मिनट में ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत अच्छा एक चीज इसमें दे रखा है। अगर मैं ई का रिलेशन लिखूं, ई का भी तो आर के टर्म में रिलेशन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे बोलो हाँ या नहीं? क्या फॉर्मूला था इसका, बोलो तो? के क्यू बाय आर स्क्वायर, अरे बोलो के क्यू बाय, यहाँ भी क्यू क्या था, सोर्स या टेस्ट? सोर्स ही था, क्या था बताइए? सोर्स। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कौन सा क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्केलर या वेक्टर? ये वेक्टर है, ये क्या है? इस चार्ज पे डिपेंडेंट है, बट इसका डायरेक्शन होगा, बट इसका डायरेक्शन ध्यान रखना, ये कौन सा स्केलर या वेक्टर? स्केलर। क्या इसमें साइन है? इसमें साइन है, इसमें साइन है, हाँ, दोनों में साइन है, अरे बोलो हाँ या नहीं? दोनों में। ये कौन सा क्वांटिटी? स्केलर। ये कौन सा? इसमें डायरेक्शन नहीं, इसमें डायरेक्शन है। आया समझ में? अब चलो, इसका अगर दोनों का बताओ, इसका भी कैसा रिलेशन, इनवर्स का या डायरेक्ट का? एक बहुत ही अच्छा ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी का ये ग्राफ ना जाने कितनी बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा। दोनों का इनवर्स का ग्राफ है, नेचर सेम वाइज बनेगा, बट ध्यान रखना, ई का ग्राफ आप आगे से स्टार्ट करके और पीछे की तरफ ले जाओगे जब कभी यहाँ पे ड्रॉ करो। देखो मैं बता रहा हूँ क्या मतलब। ऊपर वाला जो ग्राफ को ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये वी का ग्राफ है, वी डिपेंडेंट ऑन आर का ग्राफ। वी डिपेंडेंट ऑन किसका ग्राफ है? आर का। जबकि ब्लू वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये भी इनवर्स का ग्राफ है, बट ये ई डिपेंडेंट ऑन आर का। याद रखने के लिए, ई ऊपर आगे होगा, देखो आगे है, और नीचे जाके वही ई किधर चला गया है? नीचे, पीछे चला गया है। और इस तरीके से ग्राफ का है, दोनों इनवर्स का ही ग्राफ है, बट ये थोड़ा स्लोप अलग अलग होता है। तो ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ, दोनों का नेचर सेम है, दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनली बनेगा, बट थोड़ा सा कर्व चेंज हो जाता है, इसलिए ई यहाँ पे ऊपर हो जाता है और यहाँ पे ई नीचे हो। याद रखिएगा क्या, दोनों ग्राफ को साइमल्टेनियस बना लीजिए, और यहाँ पे ऑब्लिक डाल के ई और आर भी लिख लीजिएगा। होप सो अगर कलर चेंज कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पिछला वाला ग्राफ आपके लिए वी का है, इसका ग्राफ ई का है। सारे बच्चे लिख लो प्लीज। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक के डिस्कशन में कोई डाउट, दिक्कत? कैसे डेरिवेशन हुआ, समझ में आया सभी को? ठीक ना? अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ इलेक्ट्रिक इंटू डी आर है ना, मैंने एफ इलेक्ट्रिक का वैल्यू ये रखा है, 1 मिनट देखना, और यहाँ पे डीआर की जगह डीआर रखा। अब बोलोगे भैया डॉट है, अब वेक्टर साइन हटा दिए। यहाँ पे एक्चुअली बच्चे होता कुछ नहीं है, मैक्सिमम फोर्स कंसीडर करते हैं।
इसलिए यहाँ पे हम cos 0 डिग्री लिख देते हैं और cos 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, फर्क तो नहीं पड़ने वाला ना। जहाँ आप डेरिवेशन कर रहे हो वहाँ पे ये cos 0 लिख दो, आपके लिए आसान होगा, लिख लो। क्योंकि इसको ओपन करोगे तो cos 0 आएगा ना, f डॉट s को ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं बोलो यहाँ से? इसका फॉर्मूला क्या होता है? fs cos थीटा, cos थीटा की जगह cos 0 लिख लो, जहाँ पे ये किया हो cos 0 कर लो, वहाँ पे बात एक ही है, डेरिवेशन सेम ही आने हैं। कर लिया? क्या हुआ? बच्चे? क्लास जाना है? ठीक। कोई दिक्कत किसी को? आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। बच्चे आज से रात भर शाम वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी 6 से 7 वाली। कल नहीं हो पाया तो कल मुझे कहीं जाना था, इस कारण से नहीं हो पाया। आज कौन-सा डे है? फ्राइडे, फ्राइडे के अल्टरनेट में जीओसी आएगा शायद। हम लोग मंडे को जीओसी किए थे ना, तो अल्टरनेट ऑर्डर में क्या आएगा? जीओसी आएगा, जीओसी का ही क्लास हो आज। और कल आपका कौन-सा होगा? फिजिक्स का। संडे को गैप रहेगा आपका। मंडे को आई होप सो टेस्ट है। मंडे को टेस्ट है ना? 25 तारीख। संडे को टेस्ट है? 25 संडे है? मंडे को टेस्ट है? अच्छा देख लेते हैं। कर देंगे बच्चे, देखो एक बार टेस्ट के लिए तो भई देखो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं। बस पढ़े जा रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं कुछ नहीं पता है। ठीक है? चलो क्लियर है सभी को? आया सबको समझ में? इज़ द कांसेप्ट इज़ क्लियर? तो दिस द बेसिक इंट्रो ऑफ द चैप्टर। अभी सुनना, ये हिस्सा बिल्कुल अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक ना? अभी केवल और केवल हम इस पे चर्चा करेंगे। ये पूरा अलग से चलेगा, ठीक ना? एक्चुअली पहले चैप्टर का 3 हिस्सा है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो स्टार्ट हो चुका है और लास्ट में आता है कैपेसिटेंस। एक्चुअली 3 चैप्टर होते हैं पहले पार्ट और आपको 2 चैप्टर में एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। पढ़ेंगे डिटेल से बहुत कुछ, बट सीक्वेंस फॉलो करेंगे एनसीईआरटी, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत आपत्ति यहाँ के डिस्कशन में? आ गया सबको समझ में? चलो भैया। कल डाउट लेंगे? लो डाउट, डाउट पूछ लेते हैं। हाँ? 17, 78, क्वेश्चन 7 लिखे हुए हो। 78 पूछिए। अगर डाउट है किसी का तो पूछ लो। 78 नंबर डाउट कंसीडर करा रहे हैं।